क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 1 में 1 2 3 4 सर 3 5 कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सर एक सेकंड रुकिए, दूसरा चैप्टर खोल दो। हम लोग शुरू सर किए हैं पहले सर, ये कौन गॉस सा ला चैप्टर वाला है। है। वो अच्छा नहीं करेंगे, इससे पहले भी सर एक पहले है। वाला करिए सर। और यस सर सर। वो पहले वाला ओके है। शांत रहना था तुमको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ डिस्कस किया है कि कुछ भी नहीं किया है। यही ना फर्स्ट चैप्टर सर इलेक्ट्रिक कुछ फील्ड नहीं एंड किया। पोटेंशियल। यस सर। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है ऑब्जेक्टिव 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सर एग्जाम्पल 18 में डाउट था। अभी इस लाइन में जा रहा है, उस लाइन में बताना 1 2 3 4 5। सब सब 4 और 5। अच्छा एग्जाम्पल 18 उसको बता दो, रुको। इसमें भाई कोई एग्जाम्पल नहीं है। हाँ मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव 1 2 ठीक है एक्सरसाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ए एंड बी। द एंटायर पोटेंशियल एट द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज स्टडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। द पोटेंशियल इज। पहली बात ये क्लास का ही क्वेश्चन है, क्लास का मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मैं तुमसे कहा था ना एसक्यू का 90% हमारे मॉड्यूल में। ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू है, तो इसके जस्ट बगल में पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा ना। यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, यहाँ भी इनफाइनाइट होगा, इसके बगल में इनफाइनाइट। तो यहाँ इनफाइनाइट है और यहाँ पे इनफाइनाइट है। तो अगर तुम यहाँ से आगे बढ़ रहे हो तो कंफर्म है कि पहले पोटेंशियल घटेगा फिर बढ़ के इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट से घट के कुछ कम हुआ, कम से बढ़ के फिर इनफाइनाइट। तो क्या होगा? तो इसमें ग्राफ वाला मेथड लगाना था, क्या? जो ग्राफ की हेल्प से करते हैं, वही वाला ना। हाँ वही है, बट ये तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। चार्ज के जस्ट बगल में फील्ड इनफाइनाइट होगा, इसके यस बगल में इनफाइनाइट, तो इधर जाने पे फील्ड पहले घटेगा फिर इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 यस। 6 7 द 8 फिफ्थ वाला। 6 में कह 6 रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन इज along the positive x-axis. A small circle is drawn with the center at the origin cutting the axis at A, B, C, D having coordinate इतना इतना. Out of the point on the periphery of the circle, the potential is minimum at. ठीक है, तो इसको मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ, तुम देख लेना। एक सर्कल ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन इज along positive x-axis. A small circle is drawn with the center at origin cutting the axes. सेंटर यहाँ पे है ई बी सी डी, ये ए है, रुको, ए बी सी एंड डी। इसका कोऑर्डिनेट है ए कामा 0, इसका कोऑर्डिनेट है 0 कामा ए एक्सेट्रा। ओके रिस्पेक्टिवली द आउट ऑफ पॉइंट electric field at origin at along the positive x-axis. A small circle is drawn with the center at origin, cutting the axis इतना इतना having coordinate इतना respectively. Out of the point on the periphery of the circle, potential is minimum at. ये पहली बात है, इनको क्वेश्चन को क्लियर करना चाहिए। अगर ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस तरीके से, तो कह रहा है कि मिनिमम कहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट बढ़ता है। तो अगर कोई कहे कि इन चारों में सबसे कम फील्ड कहाँ पे होगा, ए पे होगा कि सी पे कि बी पे कि डी पे, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम कहाँ होगा, ए पे। तो आंसर इज ए। सर पोटेंशियल पूछना। क्या? सर पोटेंशियल पूछना। मैं क्या बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट पोटेंशियल बढ़ता है, यस सर। इधर घटेगा तो ए पे सबसे कम होगा। फिर हम लोग चल रहा है इसी पेज पे। ओके क्वेश्चन नंबर 6
7, 8, 9. क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट वेट, चार्ज कर रहा हूँ, अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट वेट, घिस रहा है, तो घिस रहा है तो हो सकता है कि चार्ज निकल भी जाए, हो सकता है चार्ज आ भी जाए, तो डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, तो में इंक्रीज में डिक्रीज होगा। भाई चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन वगैरह आएंगे तो उसमें मास होगा ना, तो मास आ गया तो मास बढ़ गया, अब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मास कम हो गया स्लाइटली। 7, 8, 9। सर बोलो। सर नाइन्थ में 0 इसीलिए आ रहा है ना कि वो सर्कल है तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा। A point charge q is rotated along the circle in the electric field generated by another point charge q. A work done by the electric field on the rotating charge in one complete revolution is, आंसर इज 0। 0 इसलिए होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, ठीक है। वर्डन क्या होता है, q इंटू डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल। जब उसी पॉइंट से उसी पॉइंट पे आएंगे तो पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा, इस पॉइंट से इसी पॉइंट पे पोटेंशियल का चेंज दैट इज 0। ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। 3, 4. सर 4 कौन सा? Third one. थर्ड वाला। Third, करा the electric field and electric potential at a point are E and B respectively. Electric field and electric potential at a point are E and B. Then अच्छा ये कुछ भी हो सकता है, मे नॉट कुछ भी हो सकता है, इसलिए सर आंसर एक दिया है ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ई एंड बी रिस्पेक्टिवली। देखो ये पार्ट कह रहा है कि ई 0 है, भी मस्ट बी 0, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, गलत है। एक्चुअली मतलब पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज माइनस ई डॉट डी आर। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो जाए, अगर ये 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो, जो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो वो जिस पॉइंट की बात कर रहा है एट अ पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो इस पॉइंट और इसके जस्ट बगल का जो पॉइंट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो डिफरेंस का मतलब मान लो कि पोटेंशियल बराबर हो गया, तब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल मान लो, यहाँ का 2 वोल्ट यहाँ का 2 वोल्ट, देन पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो पोटेंशियल क्यों 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा ना, गलत कह रहा है। इफ ई 0 भी मस्ट बी 0, एकदम गलत है। इफ भी 0 ई मस्ट बी, कहें भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो, ठीक है, तो भी नहीं कहा जा सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी उस पॉइंट पे। पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट का है, तो यहाँ पे क्या रहा है कि भी 0 ई मस्ट बी 0, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल 0 है, बट जरूरी थोड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का 0 नहीं, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी पॉइंट का पोटेंशियल रिफरेंस की तरह से, तो मान लो कि नॉन 0 है। क्या कह रहा है, भी इज 0 ई मस्ट बी 0, एकदम गलत लाइन। अगर यहाँ भी 0 है, यहाँ का भी मान लो 0 है, और जस्ट बगल में फील्ड मान लो पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, यहाँ का फील्ड 0 है पोटेंशियल, और इसके जस्ट बगल का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पे भी इस पे। तो मिया मेरा कह रहा है इफ ई इज नॉट 0 भी कांट बी 0। क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो भी कांट बी 0, ये भी बकवास है, गलत लाइन है। वही चीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं 0 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिफरेंस की बात आती है, ये भी गलत लाइन है। ये भी 0 ई कांट बी 0, if v is not 0 e can't be 0। अरे सब बकवास है, जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी बाई डी एस,
तो जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में कैसे बात कर सकते हो? यस सर, वो तभी आंसर सर नन दिया है सर इसका। पॉसिबल ही नहीं। नन। क्वेश्चन नंबर 4, यस सर बता दीजिए सर, इसका सी पार्ट बता ही में कह रहा दीजिए है सर। the electric potential decreases uniformly from 120 volt to 80 volt as moved from x axis from -1 to 1, then electric field origin is okay। ये ठीक क्वेश्चन है, ये भी अपने मॉडल का क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। तो जो भी तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज √EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर होता है। इस इंफॉर्मेशन से, ये जो इंफॉर्मेशन है, इससे तुम्हें पता क्या मिल रहा है? एक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, वाई का थोड़ी मिल रहा है। अगर आप ऐसे एक्स एक्सिस बना रहे हो, ऐसे वाई बना रहे हो, तो अगर एक्स में तुम चल रहे हो, एक्स में एक्स के डायरेक्शन का फील्ड मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस से, और वाई में जा रहे हो तो वाई के डायरेक्शन का फील्ड मिलेगा। वो किधर मूव कर रहे हैं? एक्स पावर -1 टू एक्स पावर 1 मूव कर रहे हैं, तो एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो एक्स का फील्ड बताएंगे, वाई का नहीं। एक्स का फील्ड याद करो, मैंने लिखवाया था, अगर तुमको याद होगा, याद करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बिकॉज यू क्रॉस योर लिमिट, यू शुड क्रॉस योर लिमिट। एक्स डायरेक्शन का जो फील्ड होता है दैट इज -dv/dx। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है एक्स में मूव करने से, तो एक्स का इन इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, वाई का थोड़ी देगा। तो कितने को पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? 120 वोल्ट से 80 जा रहा है ना, 120 से 80, तो 40 का डिफरेंस है, एंड डिवाइड बाई एक्स का डिफरेंस क्या है? -1 और ये 1, दैट इज 2, दैट इज 20। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 वोल्ट पर कूलम है, 20 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। तो नहीं, ये सेंटीमीटर में, तो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर आएगा। लेकिन ये एक्स का फील्ड आएगा ना 20 वोल्ट, बट वाई में भी तो हो सकता है, जेड में भी तो हो सकता है। मतलब जो नेट फील्ड होगा वो 20 वोल्ट से कम कभी नहीं आ सकता, क्योंकि स्क्वायर के टर्म है, स्क्वायर के टर्म है, देखो ऑलवेज पॉजिटिव टर्म ऐड हो रहा है, तो 20 से कम तो नहीं हो सकता। हाँ, 20 से ज्यादा हो सकता है। और 20 के बराबर कब होगा? जब EY और EZ 0 हो जाएंगे। If EY and Z are not 0, then electric field will be more than 20. And if EY and EZ are 0, then electric field will be 20. Then what should be answer? Answer may be, must be equal to 20. Must कैसे हो सकता है भाई? 20 तब होगा जब EY EZ 0 होगा, EY EZ 0 नहीं हुआ तो 20 से ज्यादा। मस्ट तो नहीं मिल सकता। मे बी इक्वल टू 20, यस ऑफ कोर्स मे बी इक्वल हो सकता है, मे चलेगा, क्योंकि EY EZ 0 हो जाए। मे बी ग्रेटर देन 20, ऑफ कोर्स मे बी ग्रेटर देन 20, बिकॉज इफ EY एंड EZ इज नॉट 0, मे बी लेस देन 20 ना, असंभव, क्योंकि स्क्वायर का समेशन है, ऑलवेज ग्रेटर देन। 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 क्वेश्चन से 8 बता दीजिए। ओके। सर 6 का बी पार्ट भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि मतलब ये क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी 0, मे बी 0, द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, द टॉर्क ऑन मे बी 0। तो एक पॉइंट चार्ज है ना, तो एक पॉइंट चार्ज अगर ऐसे है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, रेडियली आउटवर्ड, तो डायरेक्शन सेम तो नहीं है ना, अलग अलग है। इसमें डाइपोल तुम रखो, अगर डाइपोल तुम ऐसे रखते हो, इस तरीके से रखते हो ऐसे, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो फोर्सेस अलग अलग आएंगे भाई। डाइपोल पे चार्ज सेम होता है ना, इधर क्यू चार्ज इधर माइनस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो गया दोनों चार्ज पे, तो फोर्स आएगा। दूसरा, अगर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ रख दिया ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो ठीक है, इस पे फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव पे उधर लगेगा, नेगेटिव इधर लगेगा, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों? डायरेक्शन अलग होगा ना, ये डायरेक्शन ऐसे है, ये डायरेक्शन ऐसे है, तो एंटी पैरेलल थोड़ी, एंटी पैरेलल होते तो 0 हो जाता। इसका मतलब देयर इज नॉट पॉसिबल दैट इन एनी डाइपोल नेट फोर्स विल बी 0 ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ना, नहीं हो सकता। ये पार्ट, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डाइपोल मस्ट बी 0, ना ना, मे बी 0, ना ना, द टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू द फील्ड
मस्ट भी जीरो। टॉर्क मस्ट क्यों जीरो होगा भाई? टॉर्क भाई अगर रख दोगे पी क्रॉस ई होता है, पी क्रॉस ई, यहीं पे टॉर्क आ गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अप्रोक्सीमेट ऊपर की ओर है, पी का डायरेक्शन ऐसे है, तो एंगल क्या जीरो है क्या? नहीं, टॉर्क आ गया। लेकिन अगर इस डाइपोल को तुम ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग रख दो, then torque will be zero because P cross E will be zero. Then torque and dipole due to the electric field may be zero. Yes, may be zero. Question number 8. इसमें कह रहा है the electric field in the region is directed outward and is proportional to distance smaller from the origin, taking electric potential at origin to be zero. कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में बाहर कर रहा है, and proportional to distance r from origin, taking electric field at origin is zero. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हो? माइनस वी बाई डी आर, इससे लिखोगे डी वी इक्वल्स टू माइनस, अच्छा ई बराबर एक कांस्टेंट लिख लो ऐसे, माइनस सी इंटू आर, ये क्या बनेगा? सी इंटू आर डी आर बनेगा। नाउ इंटीग्रेट कर दो, आर की वैल्यू जीरो पे पोटेंशियल जीरो है और आर बराबर आर पे पोटेंशियल भी मान लो, करोगे इंटीग्रेट तो वैल्यू आएगी वी इक्वल्स टू माइनस सी आर स्क्वायर बाई टू, मतलब पोटेंशियल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ए पार्ट गलत हो गया, बी पार्ट गलत, एंड सी पार्ट इज करेक्ट। एंड इट इंक्रीजेज एज गोज ऑन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, आर बढ़ाओगे ना आर तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ माइनस साइन। आंसर इसी पार्ट। इसके बाद एक्सरसाइज में आता है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से 10, 11 से 15, 15 का 12 क्वेश्चन तो 15 12 कह रहा है 15 में तो 12th भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, an insulating material, a sphere are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. If they are attract each other with the force इतना, how many electron were transferred from one to other? एक इजी क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें क्या करना है कि एक पे चार्ज की होगा तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होगा, ये रब कर रहा हूँ मैं सर। तो जितना इधर से इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा उतना इस पे नेगेटिव, उतना इस पे पॉजिटिव। फोर्स कितना है? 0.1 इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो के क्यू वन क्यू टू करोगे तो क्यू स्क्वायर बन जाएगा अपन आर, 1 सेंटीमीटर अप है ना, 10⁻²। बस सॉल्व कर दो, के की वैल्यू 9 × 10⁻9 रख देना, क्यू की वैल्यू सॉल्व करके आंसर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर नहीं हो रहा है। ओके suppose an attractive nuclear force act between the two proton which may be written as this one. Write down the dimensional formula and approximate SI units. जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या? C e to the power minus kr upon r square. Write down the dimensional formula and appropriate SI unit of C and K. Suppose K power 1, that is the repulsive electric force between the proton and just balanced by the attractive nuclear force when the separation of 5 Fermi. Find the value of C. ठीक है, तो उन्होंने C की वैल्यू पूछा है ना, तो एक चार्ज Q, एक प्रोटॉन E का चार्ज होगा, दूसरे P का चार्ज होगा। अब प्रोटॉन प्रोटॉन की 20 की वैल्यू उन्होंने क्या बताया? 1 फर्मी बता रखा है, 5 फर्मी है, 5 फर्मी है, तो यहाँ पे 5 फर्मी रख दो। R 5 फर्मी है, R 5 फर्मी है, K उन्होंने 1 दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ का ये फोर्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा रिपल्सन, इक्वेट कर दो। इस C की वैल्यू निकालना है तो C डिवाइड बाय R पे क्या लिखो? 5 फर्मी होता है 10⁻15 का स्क्वायर and e to the power minus k, k is 1 into r is again 5 Fermi and that is equal to k1 k2 by r square, 9 into 10⁻9 q1 q2, e का स्क्वायर, e क्या है
1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। आर क्या? 5 फर्मी। 5 इंटू 10 पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। बस दोनों को बैलेंस करोगे, जैसे बैलेंस करोगे सी की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15 में 20 गया। 20 कह रहा है। द 10 पॉजिटिव चार्ज है। ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है यार, ये मॉड्यूल में डिस्कस किया था, याद करो। 10, 20, 30 था, याद आया? अरे बताओगे? ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में था ऋषभ? ऋषित था ऐसा? यस सर था। यस सर था। वही तो कह रहा हूँ, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, पूछ रहा। यस सर था, मैंने ही पूछा था डाउट में। 21, 22, 23, 24, सर 25 22 का एक बार डी पार्ट बताइए। 2 का भी सर आइडेंटिकल डी पार्ट डी। each having the charges itna and mass itna are suspended from the common point by the two insulating string itna. The component of resultant force on it along and perpendicular to the string. Two identical balls each having a charge of itna and mass itna suspended from the common point by the two insulating string each of itna meter long. The ball are held at separation of 5 cm. Parts. फिर क्या करें बी पार्ट में? द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टिंग फोर्स ऑन इट, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसीलिए ये पार्ट पहले पढ़ लेना चाहिए। कभी भी तुम्हें बी सी डी का आंसर देना हो, ये पार्ट से ही शुरू करना, तब समझ में आएगा। पंद्रहवां कर तुम्हें डायमेंशन बताओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, तो k इंटू आर का डायमेंशन बराबर आर स्क्वायर का डायमेंशन, तो बनेगा k इंटू एल बराबर एल स्क्वायर, तो k का डायमेंशन आ जाएगा l। तो उन्होंने k का डायमेंशन पूछा है, और c का डायमेंशन और फोर्स का डायमेंशन बराबर होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होती है। तो c का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml(t)(-2). ओके, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का पूछ रहा है, तो इसमें क्या रखा हुआ है बताओ? 22 में 22 क्वेश्चन, चलो व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ तुम्हें। सर डी वाला पार्ट पूछ रहा था, लास्ट के पार्ट सी और डी। तो सी और डी भी। चुप रहोगे? टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग चार्ज इतना, मास इतना, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर गैप है। ओके, पचास सेंटीमीटर का है, ये गैप कितने का? 5 सेंटीमीटर का। कह रहा है कि चार्जेस है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 का चार्ज है, और जो वेट है इसका 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg, दैट इज जी। ओके, अब इस पे चार्ज मान लो क्या है, कितना चार्ज था? चार्ज तो दोनों पे सेम चार्ज है ना, तो ये क्यू चार्ज है मान लो, दैट इज क्यू, दैट इज क्यू। तो इस पे फोर्स कैसे दिखाओगे तुम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी की वजह से आएगा, दैट इज के के स्क्वायर, के के स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसको तुम मान लो ये कितना, इसको आर मान लो, इसको आर नॉट मान लो, दैट इज आर नॉट का स्क्वायर। उन्होंने क्या पूछा बी पार्ट में? द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट। तो रिजल्टेंट क्यों पूछ रहा है? ये पार्ट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज, समझ में आ रहा है? द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर स्ट्रिंग, सब जीरो आ जाएगा ना, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे क्या? अच्छा, रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ठीक है। हेल्ड एट सेपरेशन इतना अपार्ट एंड देन रिलीज, ठीक है। तो अब नेट फोर्स तुम्हें निकालना पड़ेगा ना इसके ऊपर।
छोड़ते समय यहाँ का जो टेंशन टी होगा, रस्सी के अलॉन्ग नेट फोर्स 0 आएगा, एफ नेट रस्सी के अलॉन्ग 0 आएगा, इसलिए क्योंकि भाई जब छोड़ोगे तो अगर ऐसे आता है मान लो तो सर्कुलर मोशन करेगा, और ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा बिकॉज इनिशियली इट्स स्पीड इज 0, तो v²r 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन का 0 हो जाएगा। अब हमको क्या पता करना है, तो रेडियल डायरेक्शन का फोर्स 0 हो गया। अगला क्या पूछा कि रस्सी के परपेंडिकुलर कितना फोर्स होगा, परपेंडिकुलर तो भी निकाल लेंगे। मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो नहीं इसको मान लो थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और नेट फोर्स की बात कर रहा है ना, तो ये क्या आएगा 90 माइनस 8, एक ही बात है, किसी को मानते थे। ये पूरा 90 है तो थीटा, ये थीटा, और ये टी तो रस्सी का होगा, तो रस्सी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखोगे, रस्सी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा दैट इज 0.1 जी साइन थीटा। भाई इसका कंपोनेंट इधर करो तो 0.1 जी कॉस 90 साइन थीटा, इसका कंपोनेंट इधर करो दैट इज माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर नॉट के स्क्वायर कॉस थीटा आएगा। अब तुम्हें वैल्यू प्लेस करनी बाकी है, तो इस ट्रायंगल को आगे बढ़ा दो। अगर ये थीटा है, इस लाइन को ऐसे बढ़ाओगे तो ये भी एंगल ना थीटा ही बनेगा। पता है क्यों थीटा बनेगा, देखो ये थीटा है, इसको आगे बढ़ा दो, ये परपेंडिकुलर रस्सी पे तो 90 है तो बनेगा 90 माइनस थीटा, या 90 तो बनेगा थीटा। अब एक और चीज देखना, ये जो 50 सेंटीमीटर है ना, 50 सेंटीमीटर ये बहुत ज़्यादा है पता है, और ये जो दूरी है ना 5 सेंटीमीटर का आधा है, दूरी कम है, तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। कोई पूछे साइन थीटा कितना आएगा, तो साइन थीटा इज दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर का हाफ, और दिस लेंथ इज 50, इट इज 1/20, 1/20 इज 0.05, तो यहाँ पे 0.10 और ये 0.05 लिख लो, माइनस cos theta is approximate 1 because theta is very very small, theta is very very small then cos theta is approximate 1, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 9 × 10⁹, अब q की वैल्यू कितनी आएगी, q ये है 2 × 10⁻⁷, तो 2 × 10⁻⁷ क्या, अब कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 1, तो आर नॉट क्या है, आर नॉट है 5, ये 5 सेंटीमीटर है ना, क्या लिखोगे 5 सेंटीमीटर, सिंपलीफाई कर लो, ये वैल्यू 1 बन जाएगी, ये 0.05 बनेगा, माइनस ये बनेगा 9 × 10⁹, यहाँ से बनेगा 4 × 10⁻⁴, लगभग निकाल रहा हूँ, ये 25 × 10⁻⁴, तो ये इसे कट करेगा तो ये बन जाएगा -10, और ये इसे कट करेगा तो बनेगा -1, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 25 8 कितना होता है, 4/25 कितना होता है, 0.144 क्या 0.144 किसके डिवाइड कर रहे हो किससे, 33.6425 ये पूरा कितना आ रहा है बताओ, ये पूरा कितना आ रहा है 0.144 0.1 ये आएगा, सही है। इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, बताओ 0.139 0.139 चेक कर लो आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर क्वेश्चन नंबर 22, आंसर 22 का आंसर है बी पार्ट 0 एंड 0.095 अवे फ्रॉम द अदर चार्ज, तो तुमने कैलकुलेशन गलत कर दिया होगा, 0.095 चाहिए ना, ये तो ठीक है। mg नीचे दिखा रहे हो, चार्ज कितना सर वही आ रहा है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन गलत किया है, 0.05 माइनस 0.14, यस सर वही आ रहा है, कितना आ रहा है 0.94 लगभग 0.94 0.94 0.094 ये ना, यस ठीक है समझ गया वैसे।
यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा तुम था? तो सर रेडियल वाला एक बार फिर से बताइए। क्या? समझ रहे हैं? जो रेडियल 40 हो गया। ओके। अरे रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। बताओ भाई। सर्कुलर मोशन में अगर एक पार्टिकल ऐसे शुरू करे मोशन, स्पीड 0 इनिशियली, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर होता है। If v is 0, then radial acceleration will be 0. बताओ, बोलोगे? यस सर। तो रेडियल फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ रेडियल एक्सेलरेशन इज 0, then net force will be 0. Got it? वैभव? सर ये सर्कुलर मोशन कहाँ है? तो चार्ज रिपल गए हैं ना, अरे उधर हो गया। पढ़ाया था सिंपल पेंडुलम, उस समय ऐसा क्वेश्चन करवा रहा था वर्क फॉर एनर्जी में, सर्कुलर मोशन के टाइम पे, कि यहाँ से एक पार्टिकल को मैंने फेंका है, कितना स्पीड से फेंके ताकि सर वो कर जाए, अब कंप्लीट ना हो पाए, तब नहीं कंप्लीट होगा तो ऑसिलेशन करेगा, ऐसे ऑसिलेशन करेगा। याद आ रहा है? यस सर। ऑसिलेशन भी तो सर्कुलर का पार्ट है। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, और यहाँ पे अगर मैं फोर्स इक्वेशन लिखूँ टुवर्ड द सेंटर, तो क्या लिखूंगा? टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स बराबर मास इनटू टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन। और इतना पार्ट तो सर्कुलर मोशन का है, तो सर्कुलर मोशन कैसे से टुवर्ड द सेंटर फीस करो यार। क्या गलत है? यस। अपना शकल दिखाओ, सभी वीडियो ऑन करो। तो मैं दिख ही नहीं रहा तुम लोग, मैं कैसे पढ़ाऊँ तुमको? सभी वीडियो ऑन करो, आज तो कर लो ऑन वीडियो ऑन। अरे कर लो वीडियो ऑन, कल तो वैसे भी तुम्हें आना है। वीडियो ऑन करो ऋषित, वीडियो ऑन कर लो भाई। ऋषित, सुनते ही नहीं हो तुम लोग। अब तो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन कह रहा है ना, द एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, तो जो नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल फोर्स निकाल चुके हो, अब मास से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। फोर्स कितना था? 0.095 था। और मास कितना है एक पार्टिकल का? 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद 22 के बाद 23, 24, 25, 26। सर हाँ बोलो। सर ये आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ, यस। बताओ। 25, 26, 27, 28, 29, सर 28। 28 कह रहा है, two identical charged particles are fastened to the two end of spring constant इतना, natural length इतना. The system rests on the smooth horizontal table. If the charge on each particle is इतना, find the extension in length of spring assuming that extension is small as compared to the natural length. Justify this extension after few you solve the problem. मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो कि टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल आर फास्टेंड टू द, व्हाइट बोर्ड पे चलता है। Two identical charged particles fastened to the two end of a spring. ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, नेचुरल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर है। एक का चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 है।
कितना एक्सटेंशन इसमें होगा? Assuming that extension is small as compared to natural line, justify this assumption after you solve the problem. देखो ये 0.1 मीटर होगा, यही इस पे, इसमें है कुछ नहीं जितना तुम लोग दिमाग लगाते हो। क्या है इसमें बताओ? यही चार्ज यहाँ पर भी है, फोर्स क्या दिखाओगे? k q1 q2 by r स्क्वायर। लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसी वर्मा क्यों किताब चलती है, पता है क्यों चलती है? ये इतनी इजी किताब है ना कि ये फोर्स लगा दिया, इधर केस कर दिया, बराबर कर दो, आ गया, खत्म। तो k q1 q2 by r स्क्वायर, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? k इंटू एक्स, बस दोनों को बैलेंस कर दो। अब कोई क्या बताए बताए इसमें? यहाँ से 2 दूनी 4, 9 36। और एक और बात, उन्होंने ये कहा है कि ये प्रूफ करो कि अच्छा इलॉन्गेशन के बाद यहाँ पे 0.1 प्लस एक्स लिखा जाता है, तभी तो भाई पहले नेचुरल लेंथ कितना था? 0.1 था, इलॉन्गेटेड एक्स हो गया, तो कायदे से क्या लिखना चाहिए इसको? लिखना चाहिए। अब इसको बैलेंस करो, दिस इक्वल टू दिस, अब बनेगी क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे आंसर आएगा। बट उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अंतिम में वेरीफाई करके प्रूफ करो कि एक्सटेंशन बहुत कम आएगा। जब इतना उन्होंने बता ही दिया एक्सटेंशन बहुत कम आएगा, तब तो मैं एक काम करता ना, फोर्स को बराबर मत करो। मान लो कि दूरी 0.1 मीटर है, यहीं पे फोर्स निकाल लो, देखो कितना आएगा। देखो ये 4 9 चौको 36, ये 10 पावर 16 बनेगा, यहाँ से 9 है, ये कितना आएगा? 10 का पावर 16 में से 9 घटाओ, -7 बनेगा ना। अब ये 10 पावर -2, तो बनेगा 36 इंटू 10 पावर -5। ये देख लो कितना कम है फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना कम है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, तो कितना इलॉन्गेटेड होगा? तो 100 इंटू एक्स बराबर 36 इंटू 10 पावर -5। एक्स इज व्हाट? इट इज ये 10 पावर -7 आ जाएगा। इतना मीटर का इलॉन्गेशन होगा, कितना कम है, जबकि नेचुरल 0.1 मीटर है। ठीक है, बराबर कर दिया, तो आंसर भी यही होगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर। फोर्स बराबर कर दिया, समझ लीजिए बात को। 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Can you hear me? सुनाई दे रहा है? 41, Yes, sir. Sir, 37. 37। ये तो तुम लोग शकल नहीं दिखा रहे हो। किसी ने पूछा वैसे बताओ तो मुझसे क्वेश्चन है? मैंने पूछा। तो बाबा वीडियो ऑन करो, तो वीडियो ऑन करो। तो मोबाइल से कर रहा है, अरे यार, तो लैपटॉप मोबाइल में में। कैमरा नहीं होता है क्या? सर स्क्रीन पे नहीं दिखता है कहीं पे। कह रहा है कि शायद। अ वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम हैविंग अ चार्ज। मुझे पता है क्या दिक्कत आती है, तुम सही में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ना, मुझे इस पे डाउट है। तो दिखता है तो क्या कर रहा हो, समझ में आता है। ऋषित, तुम यहाँ पे हो? यस सर। घूम रहा होगा, पता है, अपने घर को घूमता रहता है। बताते तुम्हारी मम्मी को। A water particle of mass 10 mg and having a charge of itna coulomb stay suspended in a room. What is the magnitude of electric field in the room? What is the direction? अच्छा ये बताओ, ऐसा कुछ हो गया है क्या यार? मतलब ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, मुझे समझ। ये चार्ज पार्टिकल चार्ज क्यू है, तो एम नीचे काम कर रहा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? क्यू इंटू ई ऊपर काम कर रहा होगा। सस्पेंडेड है आराम से। तो स्क्रीन में दिख रही है, क्या स्क्रीन में दिख रही है।
QE बराबर mg कर दो। पूछा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। Q दिया गया है इतना, रख देना। m मास दिया गया है मिलीग्राम, रख देना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। पूछ रहा डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर दिखेगा, तभी तो mg को बैलेंस कर पाएगा फोर्स। नहीं समझ आया तुमको वैभव? सर वैभव और कहीं नहीं देगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या कह रहे हो? सर और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा क्या वो चार्ज पार्टिकल, सिर्फ ऊपर ही देगा? अरे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। क्यों जीरो है? तो mg नीचे काम कर रहा होगा। अगर mg नीचे काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर को ना काम करे, एंगल पे काम कर जाए, तो दो फोर्स का सम जीरो कब होता है? जब दोनों अपोजिट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को ही दिखेगा। नहीं समझ में आया? 38, यस 39, 40, 41, 42, तो 43, 41 41 कह रहा है क्या? इतना मीटर लॉन्ग कैरिंग अ चार्ज, इतना इतना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कुछ हो गया है क्या? ये पढ़ाया नहीं था? एक रॉड ऐसे लिया था, याद करो। कहा था यूनिफॉर्मली चार्ज है, सेंटर से r दूरी पे फील्ड बताइए, याद है? तो मैंने इसको ऐसे मिलाया आप था। कुछ लिख रहे हैं स्क्रीन पे? क्या? सर आप कुछ लिख रहे हैं स्क्रीन पे? हाँ तो दिख नहीं रहा है, वो अटक गई है। ओके। वैभव तुम्हें कैसे दिख रहा था? सर मुझे नहीं दिख रहा। सर दिख नहीं रहा है सर, सही में नहीं कैसे दिख रहा है दिखेगा सर। जब मैं व्हाइट बोर्ड शेयर किया हूं तो? देखो ये रॉड है, तुमसे कहा था ना कि सेंटर से r दूरी पे रॉड का मास m है, चार्ज q है, लेंथ l है, यहाँ फील्ड बताइए। तो मैंने क्या किया था, इस तरीके से मिलाया था, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, याद आ रहा है? और कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख देंगे लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ई एक्स वाला फील्ड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आएगा, याद आ रहा है? ई वाई वाला जीरो हो जाएगा। यस सर। तो लगा दो फॉर्मूला, लैम्डा निकाल लेना, ये बाई ये दूरी निकाल लेना, आर रख देना, और साइन अल्फा ये वाला एंगल निकाल लेना, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ से आ जाएगा आंसर। ठीक है? ठीक है? यस 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, तो 51 51। 51 में कह रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। बकवास क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी। गुड गुड गुड। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। गुड गुड। अच्छा, प्लेस इतना इतना कनेक्टेड थ्रू इतना अनस्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स E पैरेलल टू द एक्सिस फाइंड द रूट। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये खुद ही एक एक्सट्रीम पोजीशन है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। और नेट फोर्स कहाँ पे जीरो होगा? वो मीन पोजीशन हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो कहाँ पे होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, अभी मैंने दिख रहा है क्या व्हाइट बोर्ड चल? अरे यार तुम लोग बताते नहीं हो ना। देखो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये मीन पोजीशन होगा जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? Q इंटू ई, और स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? KX। दोनों बैलेंस करा दो, तो KX बराबर क्या आएगा? QE। देन व्हाट इज x? दिस इज QE अपॉन K। QE अपॉन K। इतना दूरी आ गया, ये मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच की दूरी होती है, तो आंसर इज QE अपॉन K। भाई यहाँ पे स्पीड जीरो है, जहाँ पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है वहाँ पे स्पीड जीरो है, तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन पे क्या होगा? नेट फॉर जीरो, तो QE इज बैलेंस बाई KX। इलोंगेशन मिल गया कितना? QE अपॉन K। और मीन और एक्सट्रीम की बीच दूरी कहलाते हैं।
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. तो 62 का बी था। Yes, sir. B. कह रहा है some potential equipotential surface shown in the figure. What can you say about the magnitude and direction of electric field? अच्छा, ये स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, सम इक्विपोटेंशियल लिख रहा है, ऐसा तो नहीं कहा है कि ये स्फेरिकल है, पर ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल यहाँ का 60 है, यहाँ का 30, यहाँ का 20 है। पोटेंशियल दूर जाने पे घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना, इसका मतलब कि पोटेंशियल दूर जाने पे घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो अच्छा, अगर ये पॉइंट चार्ज होता, एक काम करता ना, अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है, फॉर्मूला होता है KQ/R, मतलब 1/R के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो 60 10 रेडियस पे है, 30 20 रेडियस पे है। चेक करें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको। तो देखो KQ पहला चेक कर लो, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख लो KQ/10 बराबर ये कितना जा रहा है, 60 वोल्ट। तो KQ की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 600 आ गई। अगला चेक कर लो कितना कह रहा है, ये 20 वाले का पोटेंशियल है 30 वोल्ट। क्या लिखोगे, 30 वोल्ट बराबर KQ/R। KQ कितना, 600, 600 बाई R कितना, 20। वाह, होल्ड तो कर रहा है, आ गया। गुड गुड, इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है। ओके, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का पूछा है, यही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और हम कहेंगे कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/R² के प्रोपोर्शनल होगा, बस। What you can say about the magnitude? Magnitude always decreases, 1/R² है ना, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, बस। और क्या करेगा, कुछ। 63, 64 and 65, 66, 67, 8, 9, 10, 71, 72, 73, 74, सर 75. 74, जब 74। 24। ओके, सर ये सर 74 में बहुत कह रहा है two particle carrying a charge -q and q are having a equal mass इतने तक fixed at the end of the light rod of length इतना। If from a dipole the rod is clamped at the one end, place uniform electric field E on the axis and dipole of the electric field, the rod is slightly tilt and release, neglecting gravity time period of oscillation is. Okay, now problem is this, इतनी बड़ी इंग्लिश लिख दी गई है तो मुझे हिंदी नहीं समझ यस आई। सर आप छोड़ देते ना सर ये वाला क्वेश्चन सर। हाँ, सर आपने बताया था सर क्वेश्चन की लेंथ देख सर अटेम्प्ट करते थे क्या सर, वही सर क्वेश्चन की लेंथ देख के अटेम्प्ट करते थे सर। आप बता रहे थे सर एक बार। तो सोचो, मैंने छोड़ दिया क्योंकि इतनी लंबा लाइन लिखा गया है, तुम देख के फंस गए कि तुम पढ़े। सर हो गया था। अच्छा, हो गया था। Yes, sir. कह रहा है तुम अभी कर सकता हूँ क्वेश्चन को जब तुम कर सकते हो। तो कह रहा है two particles carrying a charge -q and +q and having a equal mass m each are fixed at the end of light rod of length a। यहाँ का चार्ज -q है, यहाँ का +q चार्ज। The rod is clamped at the one end, एक एंड पे क्लैम्प कर दिया गया। Place uniform electric field which is axis of dipole along the electric field। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड बता दे रहा हूँ, देखो इसके लिए इजी क्वेश्चन है।
ऐसा एक रॉड है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस को लॉन्ग है। क्या करेंगे, इसको स्लाइटली टिल्ट कर दो ऐसे, दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऐसे लगेगा, दैट इज QE। तो इसके एक्सिस को टॉर्क लिखोगे, जो टॉर्क आएगा वो आएगा QE इंटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी इस एक्सिस से। अगर ये लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, तो ये दूरी क्या आएगी, L साइन थीटा। अगर ये दूरी L है, ये थीटा है, दिस इज L साइन थीटा। टॉर्क बराबर I अल्फा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का मास क्या है, m, इसका ही मास क्या है, m। रॉड मासलेस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद बनेगा ml² इंटू अल्फा। लेकिन तुम डिस्प्लेसमेंट इधर दियो ना, और टॉर्क उल्टा सेंस में आ रहा है, तो एक माइनस साइन लिख लो। सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ से अल्फा को लिखोगे तो माइनस QE डिवाइड बाई m इंटू L इंटू थीटा बन जाएगा, L सेल कटेगा। अब देखो ये SHM एंगुलर SHM है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, कंपेयर करा दो, ओमेगा क्या मिल गया, अंडर रूट QE अपॉन ml, देन टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ml अपॉन QE। ओके, अल्फा वाला पार्ट सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, मेरा इंटरनेट भी ब्रेक हो ये गया। इक्वेशन सही है, बोलो। सर वो वाला तो समझ में आ गया, LHS RHS वाला एक बार बता दीजिए सर, ml² वाला। RHS क्या, ये कैसे आया, यस सर। तो गधे, जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो क्या साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हो, यस सर। तो फिर इसको थीटा लिख दो। अब ये L सेल कटेगा नहीं, अल्फा और क्या आएगा, आ गया सर। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 बताना है। सर एक डाउट था, जो आप अभी क्वेश्चन बताए थे, जो स्प्रिंग इलांगेशन निकालने वाला था, 2 चार्ज लगे थे एट द एंड ऑफ स्प्रिंग,